यासिन साहब, जेठन साहब, कैमरा वॉइस ओके, इन टेक्निकल टीम ओके, थैंक यू। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम सेल के बारे में न्यूक्लियस तक हमने पढ़ा था, आज जैसे हम साइटोप्लाज्म से आगे स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म से। यू नो वेरी वेल, ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं सेल के टॉपिक, जो यकीनन आप जैसे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए कोई ये इतने बड़े टॉपिक नहीं, जस्ट क्रैमिंग और मेमोराइजेशन का काम है थोड़ा सा। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस है इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान जो ये गैप और स्पेस या जितना भी एरिया, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर दो चीजें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। लिक्विड पोर्शन या फ्लूइड पोर्शन जो आउटसाइड द न्यूक्लियस है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इनसाइड द जाहिर है इनसाइड द न्यूक्लियस भी कल हमने जैसे पढ़ा था, एक फ्लूइड पोर्शन मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड पोर्शन मौजूद है और उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ये एसटीबी के अंदर भी इस तरह की एक डेफिनेशन मौजूद है, चैप्टर 14 के अंदर भी मौजूद है ऐसी डेफिनेशन, यानी प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कॉमन कंपोनेंट फॉर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जैसे देखें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कॉमन चीजें कौन सी हैं। कॉमन की मीनिंग होती है जो दोनों में पाए जाए, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम्स जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये जो एरिया है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिस एरिया को हम जनरली कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था कि उनकी उनका जो न्यूक्लियर कंटेंट है या न्यूक्लियोइड रीजन है, इट रिमेन्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। हमने यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जैसे ये टॉपिक्स में पढ़ा था, इन टॉपिक में कि उनका न्यूक्लियर मटेरियल सेपरेट नहीं है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो इसी तरह से कि कॉमन कंपोनेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे फर्क इसमें ये होता है, साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। साइटोस्केलेटन जैसे हमने बार बार थोड़ा थोड़ा सा टाइम टू टाइम डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, डिटेल में हमारे यहाँ टॉपिक इंक्लूड नहीं है, बट उसके अंदर माइक्रो फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ये ऐसे प्रोटीन पार्ट्स के जो है बने हुए साइटोस्केलेटन या सेल का स्केलेटन होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो हम जैसे डिस्टिंग्विश भी जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कर रहे हैं, जितनी भी पॉइंट्स हैं, चाहे हमने बैक्टीरिया की हेडिंग्स में जो पढ़ी है या यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ रहे हैं, आखिर में एक पीएमसी के सिलेबस में भी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। तो यकीनन उसमें भी जैसे हम ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं कि जैसे लाइक साइटोस्केलेटन है या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, ओनली यूकैरियोटिक सेल में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे प्रोकैरियोटिक में ये दोनों चीजें एब्सेंट है। कौन सी दोनों चीजें? साइटोस्केलेटन एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बोथ आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, होपफुली जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है और वो यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे आप यकीनन एक एनिमल सेल है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हुआ और इसी तरह से ये न्यूक्लियस है, इनके दरमियान जो ये स्पेस है, ये इसके अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। प्लस में इनके यहाँ साइटोस्केलेटन है इस पार्ट के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे ये न्यूक्लियोइड रीजन कहलाएगा, ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है बट न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है। बाकी ये जो एरिया होगा यकीनन इस एरिया को हम कहेंगे ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स हैं, फूड ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये सारे कंटेंट्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल लाइक साइटोप्लाज्म की हेडिंग्स में क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं, यकीनन इनको थोड़े से नोट करते जाएंगे। फर्दर जो एनटीबी के हवाले से कुछ नए इसमें जैसे टॉपिक्स साइटोप्लाज्म के हवाले से रखे गए, एसटीबी में इतने ज्यादा नहीं थे, इसमें थोड़े से आपको फोकस देने की जरूरत है। जैसे 90% वाटर है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये पॉइंट पहली पॉइंट।
90% वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स बायोकेमिकल्स। यानी इस 90% वाटर तो ऐसे प्योर वाटर नहीं है, जाहिर है दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के साथ सोल्यूशन बनाते हैं। एक ट्रू सोल्यूशन हो सकता है या कोलाइडल सोल्यूशन हो सकता है। ट्रू सोल्यूशन फॉर्म या कोलाइडल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन के जरिए जैसे बायोमॉलिक्यूल्स जैसे अटैच होते हैं, या इसमें जैसे बायोमॉलिक्यूल के जो कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अलग से जैसे कहेंगे ये वाटर इस तरह से नहीं, आइदर जैसे ट्रू सोल्यूशन होगा या कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म में जैसे ये सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो मीन्स ट्रू सोल्यूशन फॉर्म में आयन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जिसमें साल्ट, शुगर, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स एंड गैसेस, ये ट्रू सोल्यूशन फॉर्म में। कोलाइडल फॉर्म में जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन जैसे ये कोलाइडल फॉर्म होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों जैसे डेफिनेशंस आपने यकीनन पढ़ी हैं, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन में ये सारी चीजें होंगी और कोलाइडल फॉर्म में लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में। इसी तरह से साइटोप्लाज्म की दो पोर्शन होते हैं, जैसे सेल है, ओवरऑल तो हमें ये सेल जैसे नजर आ रहा है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म का एक आउटर रीजन होता है और दूसरा होता है इनर रीजन होता है। जैसे आउटर पोर्शन और इनर रीजन जो है, आउटर पोर्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है एंड लेस विस्कस होता है, कॉल्ड साइटोसोल, एंड आउटर टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे होगा यकीनन, तो उसे हम कहेंगे आउटर पोर्शन में। वर्ड आउटर वेरी सिंपल, जैसे आप नोट करें, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोर विस्कस, ठीक है। ये लेस विस्कस होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ये साइटोसोल कहलाता है, ये लेस विस्कस होता है। विस्कस जैसे उर्दू में गाढ़ा कहेंगे या थिक कहेंगे आप, विस्कोसिटी जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह से ये लेस विस्कस पार्ट है और ये ज्यादा मोर विस्कस है, दैट इज कॉल्ड, जैसे एक इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और दूसरा है आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इनर पोर्शन को हम कहेंगे, जैसे इनर पोर्शन को साइटोसोल कहेंगे और आउटर पोर्शन है जिसे हम कहेंगे साइटोजेल, या सिंपली हम जैसे सोल एंड जेल कहते हैं, सोल जेल, सोल जेल, साइटोसोल, साइटोजेल। सोल रेफर्स टू सोल्यूशन, सोल्यूशन की मीनिंग होती है कि लाइक लेस विस्कस है, इतना ज्यादा थिक नहीं है। जेल, जेल रेफर्स टू जेली लाइक, तो जेली जरा थोड़ी सी थिक होती है, विस्कस ज्यादा होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो आउटर पोर्शन इज कॉल्ड साइटोजेल एंड इनर पोर्शन इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटो रेफर्स टू साइटोप्लाज्म या सेल का जो पोर्शन आउटसाइड द न्यूक्लियस जैसे मौजूद है, तो साइटोसोल एंड साइटोजेल दो लफ्ज हैं, बहुत छोटे से लफ्ज हैं। इसी तरह से सेल के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती रहती है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती रहती है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनिल इसके अंदर मूवमेंट वाली पोजीशन में, मूवमेंट या जैसे मोशन की कंडीशन में जैसे पाए जाते हैं। इसी तरह से जो सर्कुलर मूवमेंट्स होती है इन्हें हम कहते हैं साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लो रेफर्स टू सर्कुलर, जैसे सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। और ये माइक्रोफिलामेंट क्या है, नथिंग बट जैसे आपको पता है साइटोस्केलेटन का एलिमेंट है, एक साइटोस्केलेटन का एलिमेंट है जिससे कहेंगे माइक्रोफिलामेंट। एसटीबी के अंदर भी थोड़ी सी इसकी डिटेल मौजूद है, साइक्लोसिस वहां पे वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स दे आर इन्वॉल्वड इन साइक्लोसिस। साइक्लोसिस की मीनिंग होती है सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। इसी तरह से ये साइक्लोसिस क्यों जरूरी है, वाई बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स। यकीनन इसके अंदर जितने सेल्यूलर कंटेंट्स होंगे या एक जगह पे कोई ऑर्गेनील है या उसकी जो प्रोडक्ट है वो पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसके लिए ऐसी सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होनी चाहिए ताकि ये कंटेंट्स है इक्वली साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसके लिए ये साइक्लोसिस का अमल होता है। तो जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है, छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जैसे ये एरोस जैसे आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हैं, इनकी वजह से सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हो रही है। जैसे फूड वगैरह जो बनता है तो इनकी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज ऑर्गेनील भी इनके साथ साथ जैसे मूव करते रहते हैं, खास तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं, ये जो है इसी तरह से मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे ये साइक्लोसिस, फिनोमेना ऑफ साइक्लोसिस, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन द साइटोप्लाज्म। पर्पस क्या है, पर्पस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स, तो इससे सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइक्लोसिस। बहुत ही सिंपल से लफ्ज हैं, साइक्लो रेफर्स टू सर्कुलर एंड सिस प्रोसेस है कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज साइक्लोसिस। ठीक है, डेफिनेशन वाइज ये सवाल आ सकता है जो आप यकीनन नोट करेंगे, याद भी करेंगे।
तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पेज एनटीबी का है, उसमें भी जैसे दो फंक्शन मजीद जैसे बताए गए हैं। मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एनटीबी में 50 नंबर पेज पे आप आएंगे तो इसमें मौजूद है कि जाहिर है जैसे आपको पता है कि जैसे ये अगर साइटोप्लाज्म इसके अंदर वेरियस ऑर्गेनील्स मौजूद हैं तो यकीनन ऑर्गेनील्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, या इसकी जो एक्टिविटी होगी या फंक्शंस होंगे इन ऑर्गेनील्स के या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, उन सब के लिए जो प्लेटफॉर्म है दैट प्लेटफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय द साइटोप्लाज्म। तो जाहिर है इतने मेटाबॉलिक फंक्शंस होंगे तो कहाँ होंगे, उनके लिए जगह क्या है, प्लेस क्या है, सेल्यूलर एक्टिविटी की प्लेस यकीनन जो है ये साइटोप्लाज्म होती है। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, साइट की मीनिंग होती है जगह, प्लेस। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन साइटोसोल, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस वगैरह होते हैं। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म स्टोर हाउस ऑफ द सेल के तौर पे वर्क कर सकता है। वो कौन सा पोर्शन होगा, वो होगा साइटोजेल। साइटोजेल के अंदर स्टोर हाउस ऑफ सेल है, और इसी तरह से साइटोसोल के अंदर इट इज साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये दो थोड़े से डिस्टिंग्विशिंग जैसे क्वेश्चंस हैं। साइटोसोल का रोल किस फंक्शन से रिलेटेड है, और इसी तरह से साइटोजेल का फंक्शन किस पार्ट से रिलेटेड है, यानी स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स कौन से यूज्ड इन सेल्युलर एक्टिविटीज या वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल टाइम टू टाइम। तो यकीनन यहाँ पे वेस्ट अगर जमा होंगी तो आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकती है, या कोई चीजें अगर यहाँ पे स्टोर्ड हैं किसी दूसरे सेल की भी, जैसे उसमें नीड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है उसकी, तो स्टोर्ड जो भी पार्ट्स होंगे तो यकीनन यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट है वहां पे जा सकते हैं, ताकि जैसे ये वेस्ट वगैरह या जो स्टोर्ड चीजें इनको जो है यहाँ से रिमूव किया जा सके। तो इसी तरह से ये जो ओवरऑल जैसे साइटोसोल और साइटोजेल के हवाले से आप दोनों पॉइंट्स याद करेंगे कि साइटोसोल इज इन्वॉल्व इन site of metabolism, it is regarded as site of metabolism. Cytogel is regarded as a storehouse of the cell, storehouse of the cell। दो की पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करेंगे, यही दो क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि लाइक इसमें कौन कौन से जैसे ऑर्गेनील्स वगैरह हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनील है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे एक तो ऑर्गेनील्स है, साइटोस्केलेटन है, और जो फ्लूइड पोर्शन था वो हमने डिस्कस किया, जैसे ट्रू सोल्यूशन फॉर्म में भी था और इसी तरह से कोलाइडल फॉर्म में भी सोल्यूशन था, उसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स डिस्कस किए। तो ये जो ऑर्गेनील्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 के अंदर आपने ऑर्गेनील की यकीनन सेल ऑर्गेनील की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सेल की स्ट्रक्चर है, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन सेल, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसका कोई ना कोई एक मखसूस काम होता है। जैसे एसटीबी के अंदर जैसे डिवीजन ऑफ लेबर जैसे लिखा होगा, एसटीबी में डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑर्गेनील्स के बारे में लिखा होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो हर एक ऑर्गेनील का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रोल होता है, फंक्शन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बट इसकी जो वेरियस ये कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनील कह रहे हैं, तो ये डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इनकी शेप भी स्पेसिफिक होती है और इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल या फंक्शन होता है, तो हम उससे कहेंगे ऑर्गेनील कहेंगे। ऑर्गेनील एक जैसे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बहरहाल दो किस्म के ऑर्गेनील है। तो नंबर 1 हम जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम लफ्ज की मीनिंग होती है, रेटिकुलम लफ्ज की मीनिंग होती है नेटवर्क। रेटिकुलम लफ्ज की मीनिंग ही नेटवर्क होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, जैसे सिस्टर्नी। इससे पहले जो एसटीबी का जो कोर्स है उसके अंदर हमने सिर्फ गोल्जी बॉडीज के अंदर, ये जैसे गोल्जी बॉडीज हैं जिसमें सैक ऐसे फ्लैटेड सैक और बैग है, जिनका सेंट्रल एरिया जिसे हम सिस्टरना सिंगुलर, सिस्टर्नी प्लूरल होता है। तो ये इलांगेटेड क्लोज्ड सैक है। इलांगेटेड की मीनिंग इस तरह से लंबाई में, क्लोज सैक यकीनन इसमें मेम्ब्रेन मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे इलांगेटेड क्लोज्ड सैक, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्ना। तो बात हो रही थी लाइक एसटीबी के अंदर हमने सिर्फ गोल्जी बॉडीज के अंदर पढ़ा था कि सिस्टर्नी मौजूद है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जैसे ये जो स्पेस है या ऐसी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रल कंपार्टमेंट जो बन रहा है, इससे भी सिस्टर्नी कहते हैं, इससे भी सिस्टर्ना कहते हैं, सिंगुलर सिस्टर्ना, प्लूरल सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडीज के अंदर भी स्ट्रक्चर यही सेम पार्ट एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके अंदर भी ऐसी सिस्टर्ना मौजूद है, दोनों के अंदर सिस्टर्ना है।
ठीक है, इंटरकनेक्टेड, बट फर्क ये है कि ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड की मीनिंग है कि ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम जैसे देखें, ये अलग से जैसे बहरहाल हमें बड़ी तस्वीर पे भी आते हैं, न्यूक्लियस से लेकर पूरे जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है अप टू द सेल मेम्ब्रेन। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है, न्यूक्लियस तक जो है कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड ऐसे जो वेजिकल्स इंटरकनेक्टेड ऐसे सिस्टम नहीं, उनका पूरा नेटवर्क है जो ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन। ये मेम्ब्रेन्स जो होती है लिपोप्रोटीन की बनी है, ट्यूब लाइक ऐसी अपीयरेंस होती है, इंटरकनेक्टेड है। एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक इनका पूरा नेटवर्क होता है। जैसे इसमें दो किस्म के जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स नहीं है तो हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काफी मोस्टली ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, बट कुछ मखसूस ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें आइदर जो है स्मूथ या रफ की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या ओनली होते हैं। बट मोस्टली जो सेल्स के अंदर दोनों टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो किस्म में कौन से, टू टाइप्स ऑफ जैसे स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्टली मोस्ट सेल्स में दोनों किस्म के स्मूथ और रफ दोनों किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। खास तौर पे मसल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नेम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन्होंने इंटर क्लास पढ़ा है उनको पता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप स्टूडेंट थोड़ा टाइप करेंगे इंटर क्लास के जो एंट्री टेस्ट के फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यासिन साहब, जेठान साहब, स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, एग्जैक्टली आप बिल्कुल आपको याद है, कैल्शियम का स्टोरेज, देन रिलीज भी कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ आप जो स्टूडेंट वेरी इंटेलिजेंट है, आपको ये सारी चीजें आ रही है। इसी तरह से थोड़ी सी शार्ट टर्मिनोलॉजी है वो भी आप याद करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ER से जो रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो हम RER लिखेंगे, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ACR लिखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से जैसे रफ क्यों है, वाई, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स की अटैच होने की वजह से ये रफ है। राइबोसोम्स आर अटैच, इसमें राइबोसोम्स नॉट अटैच, राइबोसोम्स नहीं अटैच होते तो सरफेस स्मूथ होती है, तो हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स अटैच हैं तो सरफेस रफ हो जाती है, तो हम उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स ओवरऑल जैसे एक बाल लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो जो ग्रेन्यूल की तरह होते हैं, ग्रेन्यूल की तरह होते हैं। ग्रेन्यूल की मीनिंग होती है छोटा सा ऐसा दाना जो राइबोसोम की ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा ग्रेन्यूल और राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म में GER होता है, यानी RER इज आल्सो कॉल्ड एज GER, ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्यूलेटेड किसको ग्रेन्यूल शो कर रहा है? राइबोसोम को शो कर रहा है। इसी तरह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनमें जाहिर है राइबोसोम नहीं होगा, तो उसके लिए स्मूथ के लिए अग्रेन्यूलेटेड, अग्रेन्यूलेटेड यानी देयर इज नो राइबोसोम, अग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए शॉर्ट फॉर्म होगा AER। ठीक है, तो इसी तरह से आप यकीनन ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जो आप याद करेंगे, वहां पे आपको कोई बताने वाला तो यकीनन कोई नहीं होगा। आजकल जैसे थोड़ा सा पुराना पैटर्न था कि भाई जो इन्विजिलेटर है फ्ला है वे है, कोई इन्विजिलेटर नहीं, आपके पास जो है कंप्यूटर्स होंगे और इसी तरह से मॉनिटरिंग ओवरऑल होती रहेगी, बट आपको बताने की जो कोई ऑप्शन आपके जहन में मीन्स ऐसी सोच ही ना करें, हर चीज आप अपने याद कर लें, क्रैमिंग कर लें। जैसे ACR इज आल्सो कॉल्ड ER, RER इज आल्सो कॉल्ड GER। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे लफ्ज है। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ी सी बात होगी, तो आप जैसे मेरी तरफ से एक थोड़ी सी सजेशन ये है कि आप जब भी टेस्ट देते हैं ना, या हमारे जनरल टेस्ट शायद पहले भी हम में से किसी ने बताया होगा,
कोशिश करें कि डेस्कटॉप जो है जिसमें कीबोर्ड और माउस हो तो वो अरेंज कर लें, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए जब भी टेस्ट कर। बिकॉज वहाँ पे जो आप टेस्ट देंगे ना, तो वहाँ पे डेस्कटॉप होगा, वहाँ पे मोबाइल नहीं होगा, वहाँ पे लैपटॉप नहीं होगा। तो थोड़ी डेस्कटॉप की जो है प्रैक्टिस कर दें। डेस्कटॉप यकीनन आप समझते होंगे, आप जैसे ये इस कंप्यूटर एज के स्टूडेंट हैं तो आपको डेस्कटॉप का नॉलेज होना चाहिए। तो मीन्स उसमें कीबोर्ड है, माउस है, एक स्क्रीन लगी होती है कंप्यूटर की बड़े। तो डेस्कटॉप की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। फर्दर जो जी चीज हमारे यहाँ हो रही है तो वो इस तरह से आप दें। बहरहाल so बहरहाल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई? बिकॉज नो राइबोसोम्स अटैच्ड। ऐसे जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं? स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर, सेल्स हैं उनके अंदर पाए जाएंगे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ के साथ क्या अटैच है? पहली बात, रफ के साथ राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम्स को जनरली क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। तो यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिलेटेड टू लिपिड सिंथेसिस। क्योंकि स्टीरॉयड इज टाइप ऑफ लिपिड, स्टीरॉयड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपने जो पढ़ा है, तो इसी तरह से इस शार्ट ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स, दैट इज द लिपिड। तो कौन से हैं? जैसे एडिपोज है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स है, जिनके अंदर ये जो है स्टीरॉयड प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है आपके लिए थोड़ा शायद नया टर्म लगे। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल लफ्ज की मीनिंग होती है स्पेसेस आर गैप्स। तो स्पेसेस आर गैप्स जो है ऐसे सेल्स की अरेंजमेंट होती है जो खास तौर पे ओवरीज के अंदर, टेस्टिस के अंदर, किडनी के अंदर भी है। तो स्पेसेस आर गैप्स के दरमियान जो है, जो फंक्शनल सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। डेफिनेशन वाइज कोई भी टर्म याद नहीं करना होता है, बस यहाँ पे आपको एडिपोज, इंटरस्टिशियल सेल्स, लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। यही जो है क्वेश्चन, इसको आप थोड़ी सी क्रैमिंग कर देंगे, मेमोराइज कर देंगे, बेहतर रहेगा। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ लफ्ज की मीनिंग की जैसे इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, सो दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यकीनन इसमें क्या है? राइबोसोम्स अटैच है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ऐसे जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क है, जिसमें आपको यकीनन ऐसे छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। ऐसी बाल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ये राइबोसोम्स आर अटैच टू टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे देखें, यही जो है ऐसे जो ट्यूब्स है बट उनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो हम इन्हें कह रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई? बिकॉज नो राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। तो एक थोड़ा सा इजाफी क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं they face towards the cytoplasm side, cytoplasm side, facing the cytoplasm। यानी ये जो राइबोसोम्स होंगे they face to cytoplasmic side और cytoplasm side होंगे। ठीक है, एसोसिएटेड विद राइबोसोम फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाज जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या और भी जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होंगे उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इसी तरह से जो ये जो चाहे स्मूथ है, रफ है, ओवरऑल जैसे आपको पता है कि एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम की एक्टिविटी यकीनन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी अटैचमेंट के लिए जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवेलेबल है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस राइबोसोम की एक्टिविटी को एक जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके जरिए वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि हालांकि फ्रीली स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज दे आर अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का काम जो ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो राइबोसोम्स है उनके लिए अटैचमेंट के लिए एक साइट, प्लेस, जगह किसने दी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि वो अपनी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म कर सकें, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़ी सी
जैसे एनटीबी के हवाले से अलग अलग थोड़े से फंक्शन है, तो हमने इसको कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अलग बनाया है कि लाइक जैसे राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। डिटॉक्सिफिकेशन मोस्टली जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। ये ऐसा क्वेश्चन जैसे डिटॉक्सिफिकेशन वाला पुरानी जो टेस्ट थी उसमें काफी मर्तबा ये आया था, शायद 2 या 3 बार आया है। तो उसमें जैसे हमारे एसटीबी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन कराता है, तो यहाँ पे एनटीबी के हवाले से ये क्लियर है कि डिटॉक्सिफिकेशन या रिमूवल ऑफ टॉक्सिन जो है उसका अमल जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस या टेक्स थ्रू या बाय मींस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एईआर भी कहें, जैसे एसीआर कहें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जरिए जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का फिनोमेना होगा। सिंथेसिस ऑफ लिपिड जैसे ओवरऑल, जैसे आपको पता है ओवरऑल जैसे आपको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद जैसे स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो स्टीरॉयड जैसे लिपिड्स है, ऑयल्स है, फास्फोलिपिड्स, स्टीरॉयड इससे रिलेटेड है। स्टोर्स एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, आपने ही सही जवाब दिया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कैल्शियम आयन की स्टोरेज एंड वहां से जो है जरूरत की वक्त पे रिलीज होना, ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूलर प्रोडक्ट्स विद इन एंड आउटसाइड द सेल, जैसे प्रोटीन फ्रॉम ईआर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू एसीआर। ये सीरीज थोड़ी आगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्कस करते हैं। तो जो भी जैसे लाइक राइबोसोम किसके साथ अटैच है, राइबोसोम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, यकीनन कोई ना कोई एक प्रोटीन बनाएंगे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको फर्दर मॉडिफिकेशन ले आएंगे, उसमें कोई चेंजेस ले आएंगे, नई को प्रोडक्ट बनाएंगे। देन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोसोम्स बने राइबो गोल्जी बॉडी से, तो ये एक सीक्वेंस और जैसे सीरीज और पाथवे या आर्डर का एक सवाल है, क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जो प्रोटीन बनेगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ गोल्जी बॉडीज की तरफ जाएगा। गोल्जी बॉडीज उसमें मॉडिफिकेशन करा के जैसे लाइसोसोम बना रहेंगे, ऐसी और अलग जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सीरीज और सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है और मेनी टाइम शायद टेस्ट में भी आया हुआ है। तो आप इसको जरा थोड़ी सी आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जो है सॉरी इसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी थोड़ी सी सीक्वेंस दी गई है, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई प्रोटीन बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज के बाद देन जो है जैसे उसमें मॉडिफिकेशन होने के बाद जैसे लाइसोसोम बने, तो ये सीरीज आर सीक्वेंस होती है। तो यही सेम बात बताई गई है, प्रोटीन्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनेंगे तो जो जाएंगे गोल्जी बॉडीज के पास, बट थ्रू एसीआर, तो यानी रफी आरईआर एसीआर देन गोल्जी बॉडी से इस तरह से होगा। सो मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये भी जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। ओवरऑल जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। ठीक है, क्रेमिंग टाइप के सवाल ज्यादा हैं, तो आप इनको क्रेमिंग और मेमोराइजेशन की प्रोसेस से गुजारें, आप कोशिश करें इनको जैसे याद करने की कोशिश करें। ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन ही थोड़ा सा एसटीबी का शायद एसटीबी का पार्ट है। एसटीबी में जैसे थोड़ी सी फंक्शन अलग से लिखे गए, तो शायद कोई नई चीज तो नहीं है। शायद सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम्स, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, पाथवे फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, पैसेज ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, जैसे विटामिन डी है, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, ये सारे फंक्शन एसटीबी के जो बुक के अंदर लिखे गए वो। खास तौर पे ये विटामिन डी का जो क्वेश्चन है, ये जरा शायद टेस्ट में भी एक बार आया हुआ है। तो इसमें जैसे हमारी स्किन है, स्किन के अंदर जैसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सनलाइट स्ट्राइक करती है, तो जैसे कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इन विटामिन डी, जैसे इसमें एक बॉक्स के अंदर हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर बॉक्स भी है एसटीबी के अंदर, तो उस बॉक्स को जरा थोड़ा सा आप नोट करें कि ये क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है टेस्ट रिलेटेड। पेज नंबर 63 पे आप आएंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्किन
कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू लिपिड कंपोनेंट कॉल्ड विटामिन डी। ठीक है, तो जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्किन कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। विटामिन डी में कब, कहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी स्किन के अंदर। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब स्किन को सनलाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो उसके रिजल्ट में यकीनन कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, एंड विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द बोन फॉर्मेशन, बोन्स के लिए नेसेसरी है। तो इसी एसटीबी बुक के अंदर जैसे बताया गया है कि पुराने दौर में जैसे अरेबियन कंट्रीज हैं काफ़ी, या इजिप्ट या सेंट्रल एशिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे एक ट्राइब है जिसे बैदोयन ट्राइब जैसे कहते हैं। अक्सर ये जो ट्राइब पुराने दौर के हवाले से जो है वो खाना बदोश होते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते अपने एनिमल्स के साथ, जहाँ जहाँ भी उनको वाटर और ये एनिमल्स के लिए जैसे थोड़ा सा ग्रास वगैरह फूड उनका होता था, वहीं पे जो है प्लेस टू प्लेस ये घूमते रहते थे, कोई परमानेंट घर नहीं होता था। तो इनकी विमेन की एक पर्टिकुलर ड्रेस है, इस ड्रेस के अकॉर्डिंगली उनका जो ड्रेस कोड होता है, हमेशा पूरी दुनिया के अंदर मैं हमेशा रेगुलर क्लासेस में भी स्टूडेंट को बताता हूँ, ड्रेस कोड एंड जो डाइट होती है वो हर एक रीजन की कल्चर के हवाले से अपनी अपनी होती है। उसमें हम ऑब्जेक्शन जैसे नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसी ये ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं, ये फलां चीज को खा रहे हैं, तो ये हमें खराब लगता है, वो उनका कल्चर होता है। इसी तरह से सो इनका ड्रेस कोड है, उसमें जस्ट जैसे आई सी नजर आती है, बाकी स्किन का कोई भी पार्ट नजर नहीं आता। इतनी थिक गारमेंट होती है जिसमें सनलाइट इतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? उनकी रेस पे रिजल्ट ये होगी कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। विटामिन डी नहीं होगा तो यकीनन बोन्स उनकी वीक हो जाती है, बोन्स इजीली ब्रेक हो जाती है। ऐसे ट्राइब के अंदर था। ठीक है, तो ये एक एसटीबी के अंदर जैसे क्वेश्चन था 63 पेज पे कि कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है स्किन के अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए काम होता है। बहरहाल तो आप थोड़ी सी चीजें इनको भी थोड़ा देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी एपराटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी के एपराटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ही थोड़ा सा न्यू हेडिंग्स हैं, न्यू हेडिंग्स हैं, थोड़ी सी आप फोकस देंगे। एनटीपी के हवाले से थोड़े थोड़े से नए टर्म्स हैं। तो जस्ट शुरू में तो वही सेम चीजें कि फाउंड इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में नहीं होता, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी पर्सन, इस वजह से इसका नेम जो है गोल्जी बॉडीज आया 1898। ये इसमें है क्या? स्टेक अ पैरेलल अरेंज फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्ना। थोड़ी देर पहले हमने जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि इसी तरह से पैरेलल अरेंज है। दोनों में फर्क ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दोनों में फर्क ये है कि वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये पैरेलल अरेंज है, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यही जो सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। दूसरा फर्क ये है कि कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनमें राइबोसोम अटैच है, इनका राइबोसोम से कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनका राइबोसोम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसी तरह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ प्रोटीन अटैच होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। यहाँ पे क्या होता है, अदर बायोमॉलिक्यूल्स की जो मोडिफिकेशन होगी, ये इन बायोमॉलिक्यूल्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से जो बने थे, अब उनकी फर्दर जैसे उनको रिसीव करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको पैकिंग करना और देन आगे जो है न्यू प्रोडक्ट कोई बना के आगे भेजना, ये काम होता है गोल्जी बॉडीज का। जैसे इलस्ट्रेशंस भी काफी आपने देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी इलस्ट्रेशन, जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स ये आपको नजर आ रहा है, ये राइबोसोम्स हैं, बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप देखिए इनकी जो प्रोडक्ट होती है, जैसे ये प्रोटीन्स बने, कुछ प्रोटीन्स बने जो वेजिकल की सूरत में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल की सूरत में आ रहे हैं, ये गोल्जी बॉडीज इनको रिसीव करेंगे। जैसे ये ऐसे वेजिकल आते जाएंगे, वेजिकल फ्यूज होते जाएंगे तो सिस्टर्ना बनती जाएंगी, सिस्टर्ना बनती जाएंगी। देन इसी के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन करके देन एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बना के जो आगे जो है सेल से ये बाहर भी जा सकते हैं, ये मटेरियल सेल से बाहर जा सकता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर मटेरियल जब जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, ये प्रोटीन जो है यहाँ से बाहर जाएगा,
तो इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं, जो कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए जैसे ये गोल्जी बॉडीज की तरफ भेजेंगे, गोल्जी बॉडीज के अंदर इसमें मोडिफिकेशन होगी, देन जो है वेसिकल की सूरत में ये सेल से बाहर जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये ऐसी जो है सिस्टर ना होते हैं जो पैरेलल अरेंज है together with the system of associated vesicle called Golgian vesicles. Each is disc shaped with central flattened plate like compartment called as cisterna. Peripheral interconnected tubules called as vesicles or Golgian vacuoles. जैसे ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म में ये है कि वैक्यूल जो होते हैं, खासतौर पे वैक्यूल जो होते हैं उसके अंदर वाटर स्टोर होता है और उनकी साइज बड़ी होती है। वेसिकल्स जो है बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, खास तौर पे उनमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह इनका स्टोरेज होता है। जब भी कोई सीक्रेटरी कोई ऐसा ऑर्गेनिल पार्ट है जिसने कोई अपना जैसे पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्होंने प्रोटीन बनाए, तो ये प्रोटीन पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड नहीं होंगे, उनके लिए जैसे एक वेसिकल और सैक जो होती है उसके अंदर ये सारी पैक होगी, तो ये जाएगा किसके साथ जाएगा, गोल्जी बॉडीज के साथ जाएगा। तो ये जनरल डिफरेंस होता है, वैक्यूल और वेसिकल में फर्क होता है, छोटा सा एक थोड़ा सा फर्क है वैक्यूल और वेसिकल में। वैक्यूल जैसे थोड़े लार्ज साइज होती है, सेल के अंदर मोस्टली इनका काम होता है वाटर स्टोर करना होता है। वेसिकल्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं और इनके अंदर जैसे प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह ऐसी चीजें एट द टाइम ऑफ नीड वगैरह बनती रहती है, उससे हम कहते हैं वेसिकल कहते हैं। तो गोल्जी बॉडीज के अंदर जैसे ये वेसिकल जो है जैसे यकीनन न्यू जैसे प्रोटीन कोई होगा बनेंगे तो इसे हम कहेंगे जैसे ऐसी सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम कहेंगे वेसिकल कहेंगे। वेसिकल भी सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो गोल्जी वेसिकल कहेंगे। ये एसटीबी की जो पार्ट्स थे, एसटीबी के पार्ट्स थे उसमें जो गोल्जी बॉडीज का डिस्कशन है। और इसी तरह से ये अगेन एसटीबी है, ये भी एसटीबी के प्लांट्स एंड लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में डिक्टायोसोम्स कहते हैं प्लांट्स के अंदर, और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर गोल्जी बॉडीज आर कॉमनली कॉल्ड एज डिक्टायोसोम। डिक्टायो लफ्ज की मीनिंग होती है टू थ्रो, थ्रोइंग बॉडी, थ्रोइंग बॉडी। थ्रोइंग बॉडी कैसे, जैसे आप देखें कि जैसे ये गोल्जी बॉडीज हैं, ये गोल्जी बॉडीज हैं वेसिकल की सूरत में जो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई है वो सेल से जैसे फ्यूज होंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, और ये जो है आप जैसे देखें सारी सिक्रीशन सेल से बाहर आती है। तो इस वजह से इनको जनरल टर्म जैसे टर्मिनोलॉजी जिन्होंने दी है तो थ्रोइंग बॉडी के तौर पे टर्म दिया था डिक्टायोसोम, बट किसमें, प्लांट्स और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सारे सेल में नहीं, इन्हें हम कहेंगे डिक्टायोसोम। वन और मोर पर सेल नंबर के हवाले से है, जैसे प्लांट सेल और ग्लैंडुलर सेल्स में बहुत ही ज्यादा गोल्जी बॉडीज होंगी। जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू फंक्शन, स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू फंक्शन, तो यकीनन जैसे प्लांट्स में और ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल्स कौन से, जो सीक्रीशन और जूस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स या सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स में इनकी तादाद ज्यादा होती है, सीक्रीशन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जूस प्रोड्यूसिंग सेल्स, उनके अंदर जैसे गोल्जी बॉडीज ज्यादा होंगी। इवन कभी कभार ऐसा सवाल भी आता है प्रोटीन्स जैसे सीक्रेट करें प्रोटीन, उनमें जो है ये गोल्जी बॉडीज ज्यादा होती हैं, हालांकि वो राइबोसोम्स है, राइबोसोम का जैसे उसमें ऑप्शन ही नहीं होगा बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, वो तो वेरी कॉमन है। बट इसी तरह से कभी कभार इसमें जैसे गोल्जी बॉडीज जो इसको ऑप्शन में इंक्लूड करते हैं वो सही होता है, बाकी जो मैच उसमें नहीं होंगे ऐसे ऑप्शन के लाइक जैसे राइबोसोम भी पड़े हैं, गोल्जी बॉडीज पड़े हैं, तो हम नहीं कहेंगे। बहरहाल तो प्लांट्स में ये ज्यादा क्यों है, वाई, बिकॉज सेल प्लेट फॉर्मेशन है या सेल वॉल मटेरियल है, उसकी फॉर्मेशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। इस वजह से प्लांट सेल के अंदर ये सबसे ज्यादा होते हैं, ताकि सेल प्लेट और सेल वॉल फॉर्मेशन है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ ईआर आर मॉडिफाइड, स्टोर्ड एंड सेंट टू डेस्टिनेशन, ये काम मेन काम होता है। जैसे यहाँ पे देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी प्रोडक्ट्स को रिसीव करने का काम, जैसे ये रिसीव हो रहा है, रिसीव करने का काम, देन इसमें जैसे मॉडिफिकेशन हुई है, इन्हीं जो से प्रोडक्ट्स की जो मॉडिफिकेशन हुई है तो ये काम गोल्जी बॉडीज के अंदर हुआ है। देन मॉडिफिकेशन होने के बाद सेंड टू डेस्टिनेशन, यानी सेल से ये सारी चीजें बाहर चली गई हैं, ये सारा काम जो है ये किसका काम होगा, यकीनन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज का होगा। जैसे ये पोस्ट ऑफिस के तौर पे जैसे ये वर्क करते हैं, जैसे ये एक पोर्ट के पोर्ट सी पोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में जैसे पोस्टल सर्विसेज यही होती है
कोई आप जो है लेटर लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले के पास या टीसीएस ऑफिस जो कहें आप, तो उसके बाद वो जो है यकीनन इनको जो है आखिर में फाइनल हर सिटी के जैसे जितने भी लेटर्स वगैरह होंगे उनको अलग अलग पैक करेंगे, पैक करके उनकी गाड़ी आती है और उसी शहर में जो है वो पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जो इनका रोल यही है कि रिसीव द प्रोडक्ट्स ऑफ ईआर, मॉडिफाई करते हैं एंड देन सेंड टू डेस्टिनेशन, ये काम होता है गोल्जी बॉडीज का होता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल प्लेट मटेरियल, ये भी ताल्लुक जो है रिलेशनशिप जो है गोल्जी बॉडीज का। ये एसटीपी की टॉपिक्स थे, हेडिंग थे। अब थोड़ी सी हम एनटीपी की तरफ भी आएंगे। जैसे एनटीपी में पेज नंबर 16 पे पढ़ा है गोल्जी बॉडीज, थोड़ी सी इसमें डिटेल है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड विल फॉर्म अराउंड द सेंट्रल स्टेक एट वन ऑफ द सिस्टर्नी, न्यू सिस्टर्नी आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड। जैसे उसे हम कहेंगे, जैसे कहेंगे सिस फेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस फेस है, जैसे ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। इनकमिंग ये कहाँ से आए, ये इनकमिंग आए हैं ईआर से आए, ईआर से ये वेजिकल आए हैं। तो ये वेजिकल फ्यूज होते जाएंगे, आपस में फ्यूज होते जाएंगे और अल्टीमेटली एक सिस्टर्ना बन जाएगी, एक सिस्टर्ना बन जाएगी। जैसे ये ऐसे वेजिकल फ्यूज होते जाएंगे और सिस्टर्ना बनती जाएगी। तो आप जैसे देखें इनकमिंग जो वेजिकल्स होते हैं वो आते हैं पहले प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ फ्यूज होंगे, तो इसकी जो पार्ट होगा इसे कहेंगे सिस फेस कहेंगे। आपको ऐसी डायग्राम इलस्ट्रेशन भी हम दे देंगे। तो दिस इज आउटर फॉर्मिंग फेस। आउटर फॉर्मिंग फेस जो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स पार्ट जो है, कॉन्वेक्स पार्ट जो है इसे कहेंगे सिस फेस कहेंगे। एट वन एंड ऑफ द सिस्टर्ना न्यू सिस्टर्नी आर कॉन्स्टेंटली फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल कमिंग फ्रॉम स्मूथ ईआर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था, आपको याद होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए किसकी तरफ जाएंगे, गोल्जी बॉडीज की तरफ जाएंगे। और गोल्जी बॉडी से अदर जो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइक लाइसोसोम्स जो बनते हैं, तो इसी तरह से जो बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वेरी क्लियर है कि ऐसी वेजिकल कहाँ से आएंगे, फ्यूजन वेजिकल फ्रॉम स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे। तो ये वेजिकल आया, ये भी वेजिकल है, ये भी इन ऑलरेडी जैसे सिस्टर्नी मौजूद है उनके साथ फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे तो इसी तरह से न्यू जो है इस तरह से बनती जाएंगी प्लेट लाइक। वाइल द इनर साइड इज कॉनकेव, ये इनर साइड है ये कॉनकेव है, इनर साइड जो है ये कॉनकेव है। इस साइड को हम कहते हैं ट्रांस फेस कहते हैं, जिसे हम मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं, ट्रांस फेस भी कहते हैं, वेयर सिस्टर्नी ब्रेक इनटू वेजिकल। इसी तरह से आप जैसे देखें यही सिस्टर्नी जो वेजिकल जो न्यू प्रोडक्ट्स जो बनेगी उसमें जैसे ये ब्रेक हो रहे हैं, ये जो है वेजिकल इसके साथ फ्यूज होंगे और यहाँ से जो है सिस्टर्नी, इन सिस्टर्नी से जैसे ये ब्रेक होंगे किसमें, वेजिकल में होंगे। तो इस मैच्योरेशन फेस या इसे हम कहेंगे ट्रांस फेस, आल्सो कॉल्ड एज शिपिंग एंड। ये जैसे रिसीविंग एंड होता है, सिस फेज इज रिसीविंग एंड, किस चीज को रिसीव कर रहे हैं, ये वेजिकल को रिसीव कर रहे हैं जो रफ एंड स्मूथ एंड देन गोल्जी बॉडीज की तरफ ये वेजिकल आए उनको रिसीविंग एंड इज कॉल्ड एज सिस फेस जो कॉन्वेक्स है। और इसी तरह से जो अदर साइड है वो कॉनकेव है, उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं या शिपिंग एंड कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सेंड टू डेस्टिनेशन, वो पार्ट जो है ये ट्रांस फेस कहलाता है। यही सेम डायग्राम हमारे एसटीपी बुक के अंदर भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है एक सिस फेस और ट्रांस फेस, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम के अंदर आप गोल्जी बॉडीज में देखेंगे तभी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस, दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीजों को आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में रखेंगे। ठीक है, एक रिसीविंग एंड होता है और दूसरा होता है शिपिंग एंड होता है, दोनों चीजों को आप जहन में रखेंगे। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस जो एनटीबी का पार्ट है, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सीक्रेशन सो एबंडेंट इन सीक्रेटरी सेल। जैसे आपको पता है कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि गोल्जी बॉडीज जो है ऐसे सेल्स जो सीक्रेशन और जूस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें गोल्जी बॉडीज का तादाद नंबर जो है ज्यादा होता है। सेल सीक्रेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्स दीज प्रोटीन्स फ्रॉम रफ ईआर थ्रू एसईआर। जैसे हमने यहाँ पे ये रफ ईआर देन एसईआर, ये थोड़ा सा रफ ईआर एसईआर एंड देन गोल्जी बॉडी से रफ ईआर एसईआर। These proteins from rough ER through ACR modifies them to perform specific function and then exports these modified products in the form of vesicle। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा था कि जैसे ये वेजिकल्स आते हैं, जैसे एक्चुअली जैसे रफ ER की प्रोडक्ट्स होती है, ACR के जरिए जैसे ये जो वेजिकल बनेगा
जिसको गोल्जी बॉडीज रिसीव करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद इसको आगे सेंड टू डेस्टिनेशन एक वेसिकल की सूरत में न्यू प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इस तरह से ये पाथवे होता है, रफ ईआर, एसईआर, गोल्जी बॉडीज के बाद कोई उनकी डेस्टिनेशन होगी। लाइसोसोम्स भी गोल्जी बॉडीज से बनते हैं, परऑक्सीसोम भी गोल्जी बॉडीज से बनते हैं, गिलाइऑक्सीसोम भी इसी तरह से गोल्जी बॉडीज से बनते हैं। इन सब की ओरिजिन जो है गोल्जी बॉडीज की है। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर लाइसोसोम के बारे में लिखा हुआ है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। तो गोल्जी बॉडी से इस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह से परऑक्सीसोम एक और भी ऑर्गेनिल है, माइक्रो बॉडी है। इसी तरह से गिलाइऑक्सीसोम एक और भी माइक्रो बॉडी है। ये सब इस प्रोसेस के तहत जो है ये बनते हैं गोल्जी बॉडी से, ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये भी फंक्शन है किसका, गोल्जी बॉडी का। कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल बनने का अमल होगा वो गोल्जी बॉडीज में। ये एनटीबी की पॉइंट्स हैं, ये एनटीबी के अंदर जिनको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के आप याद करेंगे। इसी तरह से ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट्स इट गिव राइज वेसिकल व्हिच कंटेन सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल। कौन से होंगे, हम इस पे इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं। और एट साइटोकाइनेसिस गोल्जी वेसिकल्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल फ्यूज टुगेदर and form a structure called as phragmoplast. Later on new cell wall is derived from this structure. जैसे आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन जब होती है तो पहले एक कैरियोकाइनेसिस का अमल होता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। एनिमल सेल के अंदर जैसे साइटोकाइनेसिस कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं है, जस्ट मिडिल पे एक कंस्ट्रिक्शन और डिप्रेशन अपीयर होगी और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। बट प्लांट सेल के अंदर क्योंकि बाहर सेल वॉल मौजूद है तो उसका एक सेल में से दो डॉटर सेल बनना ये एनिमल सेल की तरह कैरियो साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। यकीनन इसके अंदर थोड़ा सा समवॉट डिफरेंट प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले जैसे एक सेल प्लेट बनेगी, उसके बाद मिडिल लेमिला बनेगी, मिडिल लेमिला के आइदर साइड पे प्राइमरी वॉल बनेगी, देन सेकेंडरी वॉल बनेगी। जब सेकेंडरी वॉल बन जाती है तो मिडिल लेमिला डिसॉल्व हो जाती है तो दो डॉटर सेल बन जाते हैं। बट इन सब चीजों सारी चीजों से पहले सबसे पहले गोल्जी बॉडीज क्या बनाते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रैगमोप्लास्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल प्लेट बनेगी। सेल प्लेट बनेगी तो देन जो उनके आइदर साइड पे प्राइमरी वॉल बनेगी, प्राइमरी वॉल बनने के बाद देन सेकेंडरी वॉल बनेगी। तो ये फ्रैगमोप्लास्ट होते क्या है, एक जैसे इनिशियल सपोर्ट देने के लिए जैसे होते हैं। ये फ्रैगमोप्लास्ट है, ये भी फ्रैगमोप्लास्ट है, ये भी फ्रैगमोप्लास्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, बट उनके साथ जैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, बट ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहेंगे फ्रैगमोप्लास्ट कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सपोर्ट देने के लिए इन्हें हम कहेंगे फ्रैगमोप्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये होगा कि ये वेसिकल सारी फ्यूज हो जाएंगी और इसमें से बन जाएगी सेल प्लेट। सेल प्लेट से आगे क्या होगा, सेल प्लेट से इसी में से ऑन द आइदर साइड सेल प्लेट से जो मिडिल लेमिला बनेगी, मिडिल लेमिला के बाद आइदर साइड पे जो क्या बनेगा, प्राइमरी वॉल बनेगी और देन सेकेंडरी वॉल बनेगी, तो दो डॉटर सेल बनेंगे। तो फ्रैगमोप्लास्ट कोई डेफिनेशन वगैरह आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। सर्व एज ए स्कैफोल्ड फॉर द सेल प्लेट। स्कैफोल्ड कहते हैं सपोर्ट के लिए, जैसे ये वेसिकल तो पढ़े हैं, वेसिकल को सपोर्ट देने के लिए जैसे ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं, ये इन वेसिकल को एक जैसे ऑर्डर में इनमें सेंटर में अरेंज करने में मदद देते हैं ताकि इसमें से नेक्स्ट जो है सेल प्लेट बने। उसके बाद जैसे आप देखें ये सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट बनने के बाद जैसे न्यू सेल वॉल बनेगी ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिडिल लेमिला सेल प्लेट से, देन मिडिल लेमिला आएगी और मिडिल लेमिला के बाद आइदर साइड पे जो है प्राइमरी वॉल बनती है। तो फ्रैगमोप्लास्ट का काम होता है सपोर्ट देना सेल प्लेट असेंबली के लिए, ताकि सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, ताकि आगे उसमें न्यू सेल वॉल बने। तो ये सारा अमल है, इसे हम कहेंगे जैसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन के अमल को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। जब साइटोकाइनेसिस का अमल होगा तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका था जिसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, बट उसके बाद
साइटोकाइनेसिस का अमल होना है तो उसमें सबसे पहले फ्रैगमोप्लास्ट बनेंगे जो वेजिकल्स होते हैं उनके साथ सपोर्ट देने के लिए, ताकि उनमें जो क्या बने, उनमें बने सेल प्लेट बने। सेल प्लेट बन जाएगी तो उसमें से आगे मिडिल लैमिला बनेगी, मिडिल लैमिला के आइदर साइड पे प्राइमरी वॉल बनती है। तो इस तरह से जो है साइटोकाइनेसिस का जो अमल होता है उसमें इसमें किसका रोल है, यकीनन जो है इनमें गोल्जी बॉडीज का रोल है, गोल्जी बॉडीज का रोल है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज का रोल है। थोड़ी सी ये इलस्ट्रेशंस भी हैं, जैसे सेल डिवीजन के हवाले से इलस्ट्रेशन है। जैसे पहले यकीनन जो है कैरियोकाइनेसिस होती है, तो कैरियोकाइनेसिस होती है तो क्या बनेगा, जैसे दो डाटर न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे ये डाटर न्यूक्लियस है, ये डाटर न्यूक्लियस है, न्यू न्यूक्लियाई बने। ओल्ड सेल है उसमें दो डाटर न्यूक्लियाई बने। उसके बाद जैसे देखिए गोल्जी वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स डिफरेंट वेजिकल्स तो पड़े। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वेजिकल इस तरह से अरेंज होंगे, सेंटर पे अरेंज होंगे। अरेंज होने के बाद इसमें जैसे फ्रैगमोप्लास्ट बनेंगे, फ्रैगमोप्लास्ट बनने के बाद जैसे सेल प्लेट बनेगी। उसके बाद जैसे ये देखिए सेल प्लेट फॉर्मेशन का अमल हुआ, सेल प्लेट फॉर्मेशन, उसके लिए फ्रैगमोप्लास्ट होंगे तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी। सेल प्लेट फॉर्मेशन बनने के बाद ही जैसे आगे उसमें से मिडिल लैमिला बनेगी, मिडिल लैमिला के बाद देन दो डाटर सेल्स बनेंगे, उसके बाद दो डाटर सेल्स बनेंगे। तो ये इतनी डिटेल तो नहीं है, जस्ट हमारे यहाँ बस यही एक चीज आपको नोट करनी थी कि सेल डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस में गोल्जी बॉडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेल प्लेट फॉर्मेशन में न्यू सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल सब चीजें। और इसी तरह से आप ओवरऑल जैसे गोल्जी बॉडीज का फंक्शन, जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद जैसे आप देखें इनकी जो प्रोडक्ट होती है वेजिकल की सूरत में, ये गोल्जी एप्राटस या गोल्जी बॉडीज इनको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करने के बाद जैसे ये इन्होंने एक कोई नई जो वेजिकल बनाई, वेजिकल के जरिए ये मटेरियल जो है सेल से बाहर आया, सीक्रेटरी वेजिकल के जरिए ये मटेरियल इससे बाहर आया है। तो इस तरह से जो है गोल्जी बॉडीज वर्क करते हैं। या इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीक्वेंस के बारे में जो पढ़ रहे थे, जैसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें राइबोसोम अटैच है, इनकी जो प्रोडक्ट होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, जैसे आपको पर्पल कलर की डॉट्स नजर आ रही हैं, ये इनकी प्रोडक्ट्स थी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए वेजिकल की सूरत में आई। ये वेजिकल देन जो गोल्जी बॉडीज रिसीव करेंगे किसके जरिए, सिस फेस के जरिए। जैसे ऑलरेडी जैसे सिस्टर्ना मौजूद है, बट गोल्जी बॉडीज ने जब ये सिस फेस ने रिसीव किया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेजिकल रिसीव होती जाएंगी तो नई प्लेट्स इस तरह से बनती जाएंगी। देन इनको जो पैकेजिंग मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आप जैसे देखें ये ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस में यही जो अब न्यू इसमें जैसे आप देखें ये वेजिकल्स बनते जाएंगे और ये एक न्यू प्रोडक्ट बनेगी सीक्रेटरी वेजिकल के जरिए, ये यहाँ से सेल से बाहर जाएगी। तो इस तरह से ये गोल्जी बॉडीज के काम करने का जो तरीका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेजिकल, सिस फेस, मॉडिफिकेशन के बाद ये सिस्टर्नी जो है जैसे ब्रेक हुई अगेन किसमें, वेजिकल में, ये वेजिकल अब जो है सेल से बाहर गए। इस प्रोसेस के तहत जो है गोल्जी बॉडीज वर्क करते हैं। ठीक है, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम आते हैं लाइसोसोम्स की तरफ आते हैं। सर ममता साहब, लाइसोसोम्स थोड़ा 2-3 मिनट का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और देन जो है इवनिंग क्लास में मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। लाइसो लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे ब्रेकिंग डाउन और टू ब्रेक। सोमा रेफर्स, जी सर, हाँ रखियो है सर, अजी रखियो। स्फेरिकल बॉडीज, राउंड बॉडीज हैं। जैसे लाइसो लफ्ज की मीनिंग होती है टू ब्रेक, सोमा मीन्स बॉडी, ब्रेकिंग डाउन बॉडी, यानी इसके अंदर ऐसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व हैं, ब्रेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे लाइसोसोम्स जो सेल्यूलर डाइजेशन का जो अमल होगा थ्रू लाइसोसोम होगा, सेल्यूलर डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू लाइसोसोम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एक सैक या बैग है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि लाइसोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, गोल्जी बॉडीज से हुई है।
गोल्जी बॉडीज से ओरिजिन हुई है। एक सहकार बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिससे हम कहेंगे लाइसोसोम। जैसे ये सहकार बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेरियस एंजाइम्स मौजूद है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है, इसे हम कहेंगे लाइसोसोम। लाइसो रेफर्स टू स्प्लिटिंग, सोमा रेफर्स टू बॉडी। स्फेरिकल बॉडी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल डाइजेशन जैसे सेलुलर डाइजेशन का फिनोमेना, यकीनन जैसे हमने अमेबा की डाइजेशन जैसे पढ़ी है एसटीबी में रेगुलर क्लासेस में, तो आपको पता है जो भी फूड वैक्यूल बनता है तो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और उस फूड की डाइजेशन कराते हैं, वही सेम डाइजेशन। एंजाइम्स मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज थ्रू किसके जरिए आएंगे, यकीनन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी दोबारा से ये पाथवे बार बार जैसे दिखाया गया है, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चीजें होंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए गोल्जी बॉडीज की तरफ आएंगे, ये पाथवे बता। आफ्टर मॉडिफिकेशन दीज एंजाइम्स आर रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, सच वेसिकल आर कॉल्ड लाइसोसोम। ये अगेन सीरीज और सीक्वेंस दी गई, बताई गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी वेसिकल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए गोल्जी बॉडीज के पास आई, गोल्जी बॉडीज की वेसिकल्स हैं। अब ये जो है इन्होंने क्या बनाए, इन्होंने लाइसोसोम बनाए, यही लाइसोसोम की ओरिजिन है। RER, ACR, GB एंड लाइसोसोम्स। उसके बाद न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स बिफोर स्टार्ट ऑफ देयर फंक्शन आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। जाहिर है जब न्यू लाइसोसोम होगा, अभी बना है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। आगे सेकेंडरी और फंक्शनल जो बनेगा वो हम इसको इवनिंग में डिस्कस करेंगे, बहरहाल आज ही बस इतनी पैरा को देखते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टेन वेहिकल्स कैरी आउट एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस सच एज फंक्शन शेयर्ड बाय लाइसोसोम इन एनिमल्स, originated by the Golgi apparatus, destroyer of the foreign particles and worn out organelles। foreign particle का मतलब है जब भी जैसे किसी सेल के अंदर बैक्टीरिया दाखिल होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो फेगोसाइटोसिस के जरिए जैसे बैक्टीरिया WBC के अंदर आ जाते हैं, WBC के अंदर जैसे लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं और उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यानी फॉरेन पार्टिकल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एज वेल एज वॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वॉर्न आउट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है काम की ये नहीं रही या इनका जो तादाद बढ़ गया है तो तादाद को कम करना होता है, तो इस तरह से क्या होगा कि यही जो मींस माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी ब्रेक हो जाती है, किसकी मदद से, लाइसोसोम्स की मदद से, बिकॉज लाइसोसोम्स के अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद है, उनकी मदद से डाइजेशन। मेम्ब्रेन रप्चर causes the lysis of cell, so called as suicide sex phenomena is called as autophagy। तीसरा इनका ओवरऑल फंक्शन ये है कि कभी कभार जैसे सेल के अंदर जैसे ये लाइसोसोम है, अगर इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो यकीनन इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेल के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगी, उनको डाइजेस्ट कर देंगे। जब ये स्ट्रक्चर नहीं रहेंगी तो यकीनन सेल की डेथ हो जाएगी। इस सेल अपने पार्ट्स को जब किल करे, डाइजेस्ट करे, खत्म करे तो जाहिर सेल मर जाएगा। तो इस अमल को हम कहेंगे कि लाइसोसोम्स जो है इन्हें हम कहेंगे सुसाइड सेक्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेगी। ऑटो लफ्ज की मीनिंग होती है सेल्फ, फेजी लफ्ज की मीनिंग होती है टू ईट, यानी ये जो सेल है इसका अपने ही पार्ट थे जिसका नेम था लाइसोसोम, इनकी वजह से इस सेल की डेथ हो गई, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेजी। तो ओवरऑल जैसे देखें लाइसोसोम्स के फंक्शन कितने हुए, लाइसोसोम का एक फंक्शन हुआ, नॉर्मल फंक्शन ये हुआ सेल्यूलर डाइजेशन। दूसरा फंक्शन ये हुआ कि जैसे वॉर्न आउट ऑर्गेनिल्स हैं उनको ब्रेक करने का काम, ये भी जैसे पॉजिटिव सेंस है, ये भी जैसे जो है लाइसोसोम्स का ही है। इसी तरह से जैसे WBC के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, ये भी डिफेंस में जैसे रोल है इनका, ये भी लाइसोसोम का है। इसी तरह से समटाइम्स जैसे ऑटोफेगी भी होती है, तो ये भी लाइसोसोम से रिलेटेड है। तो शाम को जो इवनिंग में क्लास होगी यहाँ से हम आगे चलेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।